आज ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है वो है आपका स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की क्या विशेषता है, लिथोस्फेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे लिथोस्फेयर की बात करें, देखिए लिथोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं स्थल मंडल यानी हमारी पृथ्वी का जो कह सकते हैं कि डोमेन है, यानी आपके 4 डोमेन है जिसमें से आपका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और आपका एटमॉस्फेयर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में आपको बताया था, एटमॉस्फेयर में कितना कौन कौन से गैसेस है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस मैंने बताया था और आपके लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी मैंने कवर किया था। तो आज हम एटमॉस्फेयर को हमने कवर कर लिया, तो आज हम यहाँ पर लिथोस्फेयर को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोस्फेयर को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जरूरी ये है कि आखिर में ये जो लिथोस्फेयर है यानी हमारा जो स्थल मंडल है वह किन चीज़ों से बना हुआ है, यानी हमारी जो धरती है, इन धरती पे जो लिथोस्फेयर यानी जो स्थल वाला भाग है वह बना किससे है। तो यह जो आपका स्थल है वो बना है सैलों से यानी चट्टानों से बना हुआ है। और यह चट्टान आए कहाँ से, तो यह जो चट्टान थे ना वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली मैग्मा के जमने से बना था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर अपने इस स्थल मंडल के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे पहला ये है कि पृथ्वी की जो कठोर और ऊपरी परत है, यानी पृथ्वी के ऊपर का जो सबसे कठोर और कह सकते हैं कि सबसे ऊपर का जो परत है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो कितने लेयर्स में बटी हुई है। तो हमने उसमें आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में बताया था, यानी क्रस्ट में कौन कौन सा मिनरल्स पाए जाते हैं, कोर में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और मेंटल में कौन से पाए जाते हैं, वह सब मैंने आपके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे यानी पृथ्वी की सबसे कठोर और ऊपरी परत, यानी हमारी धरती का सबसे कह सकते हैं कि कठोर परत है, यानी जिसके ऊपर हम रहते हैं वह है आपका क्रस्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना। क्रस्ट का जो पार्ट है वो है आपका। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाला, यानी पृथ्वी के सतह का जो निर्माण करने वाला जो कह सकते हैं कि पदार्थ है, वह पदार्थ आपका है चट्टान या सेल जिसको बोलते हैं, रॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। यानी पृथ्वी के सतह का निर्माण करने वाला पदार्थ जो है वह आपका रॉक है, ठीक है ना, यानी आपका सेल है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इसमें है बनावट के दृष्टिकोण पर, हम कह सकते हैं कि इन चट्टानों को यानी इन सेलों को कितने भागों में बांटते हैं। तो बनावट के दृष्टिकोण पर अगर देखा जाए तो हम सेलों यानी चट्टानों को कितने भागों में बांटते हैं, रॉक्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, यानी जो रॉक्स है वो रॉक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला जो पार्ट है वो आपका है इग्नियस रॉक, दूसरा आपका क्या है सेडिमेंट्री और तीसरा आपका है मेटामॉर्फिक। यानी पहला जो आपका जो कह सकते हैं कि भाग है बनावट के दृष्टिकोण से वह आपका इग्नियस रॉक है, जिसको हम बोलते हैं आग्नेय सेल बोलते हैं, यानी आग्नेय चट्टान बोलते हैं। वहीं पर दूसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं आपका सेडिमेंट्री, वह हिंदी में आपको कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अवसादी चट्टान, क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। और जो तीसरा आपका है जो मेटामॉर्फिक है जिसको बोलते हैं रूपांतरित, क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान। एक्चुअल में ये जो आप चट्टान देख रहे हैं, ये जो 3 आप जो चट्टान देख रहे हैं आपका आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, यह तीनों जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी जो आपका इग्नियस रॉक्स है, ठीक है ना, इग्नियस रॉक्स वह बना वॉल्केनिक यानी कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से, यानी लावा जब धरती के कह सकते हैं गहराई से जब धरती के ऊपर जब आता है, ठीक है ना, तो वो जम करके हार्ड बन जाता है और हार्ड होकर के जो सेल बना शुरुआत में वो हुआ आपका आग्नेय, यानी उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स बना। जब उनके कह सकते हैं कि रूप में, जब उनके कह सकते हैं कि साइज में, उनके कह सकते हैं कि टेक्सचर, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनमें जब परिवर्तन आया, किसके वजह से आया होगा परिवर्तन, तो आपके रेन की वजह से आया होगा, वर्षा की वजह से, ठीक है ना, विंड यानी हवा की वजह से आया होगा, एनिमल्स की वजह से आया होगा, और भी कह सकते हैं प्राकृतिक घटनाओं के कारण जब इग्नियस रॉक्स में जब परिवर्तन हुआ, जब थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उसमें कह सकते हैं कुछ चीज़ें बदली, तो जो कह सकते हैं कि भाग हमें मिला वो हमें कहलाया आपका अवसादी चट्टान, यानी अवसाद कहलाया, यानी सेडिमेंट्री कहलाया। और जब सेडिमेंट्री रॉक में यानी जब अवसादी चट्टानों में सेम यही प्रक्रिया हुई जो इग्नियस रॉक्स में हुआ, ठीक है ना, जो इग्नियस रॉक्स में परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन के बाद जो हमें मिला वो मिला अवसादी, और अवसादी में जब रूप परिवर्तित हुआ, जब उसमें हवा, पानी, वर्षा कह सकते हैं कि और भी चीज़ों की वजह से, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की वजह से जब रूप में थोड़ा सा चेंजेज आया, तो वो कहलाया आपका क्या,
वो कहलाया आपका रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक कहलाया। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो आपका पहला जो इग्नियक रॉक है वही आपका पेरेंट रॉक है, यानी इसी को कह सकते हैं प्राथमिक सोर्स है जो आपका चट्टान का है, यानी यही जो आपका पहला वाला आग्नेय वाला जो है ना वही आपका प्राथमिक चट्टान है, जिसको हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, मातृ कह सकते हैं चट्टान भी बोलते हैं, ठीक ना। ये इसमें जानने वाली चीजें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो पहली वाली जो टॉपिक है, यानी पहला जो टाइप है बनावट के दृष्टिकोण से चट्टानों में, वो है आपका आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान की अगर हम बात करें ना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे यहाँ पे। तो आग्नेय चट्टानों में सबसे जरूरी चीज क्या है कि सभी चट्टानों में मात्रा यानी 95%, यानी जितने भी चट्टान हैं धरती पर, जितने भी आप कह सकते हैं कि रॉक हैं, उन सभी रॉक्स में अगर देखा जाए तो आग्नेय चट्टान का जो परसेंटेज है वो 95% का है। ये 95% जो कह सकते हैं कि जो है वो आपका आग्नेय चट्टान है, यानी इग्नियस रॉक्स है। यानी इग्नियस रॉक्स की जो कह सकते हैं कि जो मात्रा है वो 95% सभी चट्टानों में मिलता है, ठीक है ना। और वहीं पर निर्माण की अगर हम बात करें, यानी आग्नेय जो आपके जो सेल है, जो चट्टान है, जो आपका इग्नियस जो रॉक्स है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, तो उसका निर्माण हुआ वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, यानी ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हुआ। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी के कह सकते हैं कि अंदर से जो लावा यानी जो मैग्मा बाहर आया, वह मैग्मा धीरे 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 क्या हो गई, कूल होकर के यानी ठंडी होकर के जम करके एक हार्ड सरफेस के रूप में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और वो जो हार्ड सरफेस था, यानी मैग्मा के जमने की वजह से, मैग्मा के ठंडे होकर के जमने की वजह से जो हमें मिला वो मिला आपको इग्नियस रॉक्स मिला, यानी वो आपका इग्नियस रॉक्स मिला, यानी आग्नेय चट्टान मिली, ठीक है ना। किसके वजह से, ज्वालामुखी से निकलने वाली मैग्मा के ठंडे होने से, ठीक है ना। इसको नोट कर लेंगे, ज्वालामुखी से निकलने वाली जो मैग्मा है जब वह ठंडी हुई और ठंडी होकर के जब वो हार्ड हो गई तो बना इग्नियस रॉक्स। क्या बना, इग्नियस रॉक्स बना, यानी आग्नेय चट्टान यानी आग्नेय सेल बनी। वहीं पर अगर हम अन्य नाम की बात करें, यानी जो आपका आग्नेय जो चट्टान है जिसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसके अन्य नाम क्या है और किन किन नामों से जाना जाता है, तो ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, प्राथमिक चट्टान, और क्या पूछा जाता है, मातृ चट्टान, इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट रॉक या फिर प्राइमरी रॉक। तो पेरेंट रॉक या प्राइमरी रॉक, ठीक ना, और या फिर हिंदी में अगर हम बोलें तो मातृ चट्टान या फिर प्राथमिक चट्टान, यह सभी नाम किसके हैं, आपके आग्नेय यानी आग्नेय चट्टान यानी आपके इग्नियस रॉक्स के। ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल आपके, मतलब उसके एक अदर नेम है, ठीक है ना। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन जब सेट होता है तो उसमें सीधे आपके इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान न देकर के प्राथमिक चट्टान कर दिया जाता है, मातृ चट्टान कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा जाता है, अन्य नाम इसमें है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आग्नेय चट्टानों की, अगर हम बात करें, देखिए समझने वाली बात है, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे रॉक्स को, तो रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया था। पहला आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। उसी तरह से आग्नेय जो चट्टान है यानी जो आपके इग्नियस रॉक्स हैं, उनको भी क्या किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी उत्पत्ति के आधार पर। यानी जो आपका आग्नेय जो सेल है यानी जो चट्टान है उसकी उत्पत्ति हुई है, क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, यानी धरती पर इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, यानी वो उत्पन्न हुआ है, धरती पर उत्पन्न हुआ ये। तो उसको क्या किया गया, उत्पत्ति के बेस पे हमने इसको 3 भागों में बांटा। यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको जो भूगोल शास्त्री थे, भूविज्ञान मतलब अध्ययन करने वाले जो लोग थे, उन्होंने उनको 3 भागों में बांटा। पहला जो भाग है वो आपका ग्रेनाइट, पहला क्या है आपका ग्रेनाइट है, दूसरा आपका जो है वो है बेसाल्ट, और तीसरा जो आपका है ज्वालामुखी। यानी यह 3 भागों में बटा, कौन आपका आग्नेय चट्टान, यानी आपका जो इग्नियस रॉक्स है वो 3 भागों में बटा है यहाँ पर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ज्वालामुखी। अब समझने वाली बात यह है कि जो आपका ग्रेनाइट है वह कहते किसे हैं, यानी ग्रेनाइट वाला भाग क्या है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये देखिए, ग्रेनाइट जो है ना, जब मैग्मा धरातल पर न आकर के, यानी जब ज्वालामुखी जब फटती है तो ज्वालामुखी फटने के दौरान कभी कभी क्या होता है कि जो मैग्मा यानी जो लावा होता है वह धरती पर नहीं निकल के आ पाता है। तो जब मैग्मा धरातल पर न आकर के वो अंदर ही क्या होता है, अंदर ही वो धीरे धीरे क्या होता है, जब हार्ड हो जाता है ठंडा होकर के, तब जाकर के बनता है क्या, ग्रेनाइट बनता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि धरातल की गहराई में, जैसे जैसे आप धरातल की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपको क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो धरातल पर अगर ये आ जाता तो तुरंत क्या होता, ठंडा कूल होकर के वो
क्या हो जाता है, ज़्यादा ये प्रक्रिया कूलिंग की जो प्रक्रिया है वो धरातल पर तेज से होती है। वहीं पर अगर ज्वालामुखी का जो लावा है वो धरातल पर न आकर के अंदर ही वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अगर कूल होकर के हार्ड हो जा रहा है तब जाकर के कहीं आपका ग्रेनाइट का निर्माण होता है, ग्रेनाइट बनता है। वहीं पर अगर हम बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट जो होता है वो समुद्र की सतह पर बनता है, यानी कभी कभी ज्वालामुखी जो होती है ना वो समुद्र की सतह में फटती है, ठीक है, समुद्र के सतह में निकलती है। पैसिफिक ओशन में बहुत सारे ज्वालामुखी के मतलब कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के कारण ही बहुत सारे आइलैंड का निर्माण होता रहता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसाल्ट जो होता है वो समुद्र के सतह पर इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी की वजह से। और वहीं पे ज्वालामुखी की अगर हम बात करें, यहाँ पे वॉल्केनो की ही बात करें, तो ये जब मैग्मा क्या होती है, बाहर निकल के आती है, यानी धरातल पर आती है, और धरातल पर आने के बाद जब ये ठंडी हो जाती है, कूल होकर के जब ये हार्ड हो जाती है, तब जाकर के जो चट्टान बनता है तब उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी। ये 3 भागों में उसको बांटा गया है। वहीं पर इसके कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर देख रहे होंगे। मान लीजिए यह एक वॉल्केनिक इरप्शन है, यानी वॉल्केनो यहाँ से निकल रहा है, यानी वॉल्केनो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं नीचे वाला जो भाग है आपका, जो लिखा हुआ है यहाँ पे बैथोलिथ, ठीक है ना, बैथोलिथ, और यहाँ पे है आपका लैकोलिथ, और आपका यहाँ पे लोपोलिथ, जो इसका अदर नाम है, सिल है, डाइक है। ये क्या है आपको, तो इस फिगर में अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ से आपका मतलब लावा क्या होती है, निकल करके ऊपर की तरफ आती है, लावा ऊपर की तरफ आती है। कभी कभी लावा क्या होता है, अंदर ही रह जाता है, नीचे ही रह जाता है, और इस तरह का आकार ले लेता है, कभी यहाँ पे हॉरिजेंटल, कभी यहाँ पे वर्टिकल, इस तरह के कह सकते हैं कि शेप में जो आपका मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वह जमता है, ठीक है। तो यहां पर जो डाइक है, इसको समझने वाली बात है, जो डाइक है आपका ना, कह रहा है कि जब मैग्मा निकलती है, इसमें से जो लावा निकलती है, तो मैग्मा जब वर्टिकल लेयर में जमने लगती है, यानी जब मैग्मा वर्टिकल लेयर में, जैसे ठीक है ना, वर्टिकल लेयर आप देख रहे होंगे, जब मैग्मा वर्टिकल लेयर में क्या होगी, जमेगी, ठीक है ना, हार्ड हो जाएगी, तब जाकर के जो निर्माण होगा उसको हम बोलेंगे डाइक। क्या बोलेंगे उसको, डाइक बोलेंगे। और वहीं पर जब ये सिल की अगर हम बात करें, तो जब मैग्मा क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, यानी ऐसे सीधे हॉरिजेंटल में क्या होती है, जब हॉरिजेंटल में क्या होती है, जमती है ठंडा होकर के, तब उससे जो निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं सिल। क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट ये है। और वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे लोकोलिथ की बात करेंगे, तो लोकोलिथ का निर्माण कब होता है, जब मैग्मा गुंबद या कह सकते हैं कि लेंस का आकार ले लेती है। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, एक गुंबद की तरह यहां पे आकार लिया हुआ है, यहां पे इधर भी है, ठीक है ना। तो जब मैग्मा गुंबद या लेंस का आकार लेती है और उस कह सकते हैं कि आकार में क्या होती है, जम जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लोकोलिथ। लोकोलिथ भी बोलते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, लोपोलिथ भी बोलते हैं। यानी 2 नाम है इसको, लोकोलिथ और लोपोलिथ, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ में क्या है, देखिए, जब आधार पर मैग्मा क्या होता है ना, जब आधार पे ही यानी बेस पे ही क्या हो जाएगा, जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बैथोलिथ, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो आपके आग्नेय चट्टान के थे, यानी आपके इग्नियस रॉक्स के थे। वहीं पर अभी आपका अवसादी और रूपांतरित चट्टान, ये दोनों भी वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों को एक साथ कवर कर दूंगा। तो अभी आपने आग्नेय चट्टानों को देखा लिथोस्फीयर में, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने देखा। इस सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको क्या करेंगे, अपनी कॉपीज में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अवसादी और रूपांतरित, यानी आपके सेडिमेंट्री और आपके मेटामॉर्फिक रॉक, दोनों को हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से कर करके आगे हम और तैयारियां करते रहेंगे, जिससे कि हमारा यूपी टेट और जो सीटेट है वह अच्छे से क्या कर पाए, हम क्रैक कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे है, बहुत सारे कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, जिसमें हिस्ट्री का मतलब पूरा नोट्स है, एनसीईआरटी का, आपके पेपर 1 का आपका जो ईवीएस वाला पार्ट है उसका भी पूरा एनसीईआरटी का पूरा नोट्स है। तो उसको भी आप जा करके वहां पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। बाकी यूपी टेट का और भी जो नए सेशन जो आपका एग्जाम होने वाला है जुलाई में, उसका भी मैंने बहुत सारे वीडियोज बना करके आपके हिस्ट्री का मैंने डाल दिया है। ज्योग्राफी का आप पढ़ता ही रह रहा है, आपका क्लास ज्योग्राफी का ये भी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको रेगुलर क्लास कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो अपने दोस्तों से भी क्या करें, सजेस्ट करें चैनल पे जुड़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, लिख करके आप मुझ तक पहुंचाएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, मैं देखूंगा, और जैसा भी आपका कर सकते हैं कि सजेशन होगा उसके बेसिस पे ही काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको टॉपिक काफी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आपको मिलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद।